सिस्टम देखना। सो दोपहर का खाना खाने के बाद नर्वस सिस्टम मतलब मेरा भी टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है। सो मेरा ज्यादा है क्योंकि अगर आपका कैमरा बंद है तो आई विल स्टार्ट कि सब सोचूंगा कि आप भी सो गए लगता है, तो मैं भी थोड़ा 2-4 मिनट आई कैन गो टू स्लीप। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग पहला। है विजिबल? ओके। हम लोग ने देखा था नर्वस सिस्टम। नर्वस होना मतलब बात हम समझते हैं नर्वस होना, और उसे मज्जा भी कहते हैं। हिंदी में मज्जा और इंग्लिश में नर्वस, ऐसा उसका कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है दोनों के लिए। नर्वस सिस्टम मतलब जो नर्वस टिश्यू का है वो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। सो विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द स्लाइड्स, क्योंकि ये पहले देखा भी था नर्वस सिस्टम क्या है। हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एन एनिमल। हमारे कोई भी जीवित व्यक्ति है या उसका जीवित व्यक्ति या जीवित प्राणी है, उसके शरीर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा कोई अगर है तो वो नर्वस सिस्टम है। सो कोऑर्डिनेट, उसका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट्स एक्शंस एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब नर्वस सिस्टम का पर्पस क्या है? सर्वाइवल। हम सर्वाइवल मतलब हमारा सर्वाइवल बहुत जरूरी है इस निसर्ग में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। तो ये सर्वाइवल कैसे होता है? थ्रू नर्वस सिस्टम। जो हम लोग जो वातावरण में रहते हैं वो हिसाब से आवर बॉडी रिसीव सिग्नल्स, देन ब्रेन डिसाइड्स हाउ टू एक्ट, और वो हिसाब से सिग्नल्स सामने भेजते रहते हैं। एंड वी गेट मतलब हम उसके ऊपर सर्वाइवल सीखते रहते हैं एवरी टाइम। सो कोऑर्डिनेट्स एक्शंस एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग जो सेंस कर सकते हैं उसे सेंसरी कहते हैं। क्या क्या सेंस करेंगे? जैसे टच सेंस करते हैं, स्मेल सेंस करते हैं, या फिर टेस्ट, जो आजकल टेस्ट और स्मेल दोनों जाता है कोरोना में, तो ये ध्यान रखने में थोड़ा आसान है कि सेंसरी की जो सेंस कर सकते हैं उसे सेंसरी इंफॉर्मेशन कहेंगे। और वो कैसे होगा? ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हर पार्ट को ब्रेन आदेश भी देता है और उनसे सिग्नल स्वीकारते भी रहता है। सो दिस इज बायलैटरल, मतलब दोनों तरह से फंक्शन चलते रहता है। डिटेक्ट्स एनवायरमेंटल चेंजेस इम्पैक्टिंग द बॉडी, वर्क्स विथ ईएस मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आपने देखा है, वर्क्स विद द एंडोक्राइन सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू सच इवेंट्स। और ये जाने इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि नर्वस टिश्यू फर्स्ट अरोज इन वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स अराउंड 600 मिलियन, मतलब 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ साल पहले ये अस्तित्व में आई है संस्था, मज्जा संस्था। वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, वर्म मतलब छोटे जो अर्थवर्म जैसे प्राणी हैं, यस, वैसे प्राणियों में ये अस्तित्व में आई अराउंड 60 करोड़ ईयर्स बैक, 60 करोड़ साल पहले। तो नर्वस सिस्टम ह्यूमन में कैसे होता है? ह्यूमन में इसके दो मेजर पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। मतलब सेंट्रल, अभी हम लोग आगे डायग्राम देखते रहेंगे सो दैट यू कैन मेक आउट मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेसिक है, और हमारे थेरेपी में भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो वी मस्ट नो ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है और उसका फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है, एंड वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे है। सो दीज थिंग्स आर नेसेसरी, और वो हिसाब से हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो देखते रहते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये वो हिसाब से जानना बहुत जरूरी है। सी यू रिमेम्बर दिस टेबल, आसान है टेबल ध्यान में रखना। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक तरह से देखेंगे तो, टू रिमेम्बर इट मोर इजीली, केंद्र सरकार सेंट्रल हो गया और राज्य सरकार पेरिफेरल हो गया, मतलब आजू बाजू में फैला हुआ। सो ये दो मेजर पार्ट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। और सेंट्रल के भी दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो देखेंगे आगे जाके कैसे है, कौन से है। और पेरिफेरल के भी दो पार्ट, सोमेटिक और ऑटोनोमस या ऑटोनॉमिक। सोमेटिक मतलब जो नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिखना इज इन अंडर योर कंट्रोल, तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। आप
यू आर रेजिंग योर नेक, योर मतलब आप अपनी गर्दन हिला रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है, हाथ पैर हिलाते हैं वो अपने कंट्रोल में है, दैट इज सोमैटिक। और आपका हार्ट चल रहा है, आपका ब्रीदिंग चल रहा है, आपका डाइजेशन चल रहा है, हर इंटरनल ऑर्गन का काम चल रहा है, दैट इज ऑटोनॉमिक, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो सिंपल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले आएगा, एनएस, दो पार्ट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। केंद्र के दो पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल के दो पार्ट्स, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब जो कंट्रोल में है, और ऑटोनॉमिक मतलब जो कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक के भी दो पार्ट्स हमने सीखे हैं योग में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब जो क्रिया हमारा हार्ट रेट बढ़ाती है, रेस्पिरेशन बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और उसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में सब योग साधना आएगी, और सिंपैथेटिक में सूर्य नमस्कार, ऑल डायनेमिक एक्सरसाइजेस, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, भागना कूदना, ये सब सिंपैथेटिक में आएगा। और योग निद्रा, शवासन, आसन प्रैक्टिस, वेरियस प्राणायाम, ये सब आएगा पैरासिम्पैथेटिक। बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक विल स्लो डाउन आवर एक्टिविटी, सिंपैथेटिक विल एक्सिलरेट। ये बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन मतलब हमारा जो दिमाग, उसको कहते हैं हम लोग, किसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं दिमाग है क्या, नहीं है, तो दिमाग इधर रहता है, होता ही है सबको, इट इज इन द स्कल रीजन। और उसके यहाँ से जो निकलता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। मतलब आपने वो नारियल देखा रहेगा, टेंडर कोकोनट बोलते हैं उसको। टेंडर कोकोनट, एज्यूम करो कि हमारा ये टेंडर कोकोनट है, और उसकी जो शेंडी है वो स्पाइनल कॉर्ड है। शेंडी मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो। शेंडी, उसका जो पूछ पूछ पूछ, हाँ जटा वो जटा चट्टा, मे बी, यस, सो दैट वो निकलता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखने के लिए आसान रहेगा थोड़ा, मतलब ये नारियल जैसा है, और उसका जो पूछ है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ये दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके जो पूरे शरीर में फैला है दैट इज पेरिफेरल। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, और नीचे की तरफ आ गई वो इन द वर्टिब्रल कॉलम। और पेरिफेरल मतलब पूरे पेरिफेरी में फैली है वो, पूरे परिसर में फैली है वो। सी अगेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे आपको अंदाजा आएगा, ब्रेन इन द स्कल, और उसके यहाँ से जो निकली है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इट इज टोटली लॉक्ड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब हम जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी इंपॉर्टेंस क्यों है योग में, बिकॉज उसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड का आरोग्य अगर अच्छा है तो हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं कि यू आर एज यंग एज योर वर्टिब्रल कॉलम। आपके पीठ के ऊपर आपका स्वास्थ्य निर्भर है। आपकी पीठ जितनी सक्षम है, उतने आप जवान हैं। कभी कभी कुछ लोगों में 30 साल में भी वो दे बिहेव लाइक वो 60 साल के हो गए, और कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी 30-35 के लगते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव स्पाइनल कॉर्ड या एक्टिव वर्टिब्रल कॉलम। इसके लिए बहुत से आसन हैं। ऑल आसन मेजोरिटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम, नॉट स्पाइनल कॉर्ड। बहुत से आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल, साइडवर्ड या ट्विस्टिंग जो भी है। उससे क्या होता है कि इनमें से जो स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है पूरे शरीर में, उस उनका टोन मसल या उनका न्यूरोमस्कुलर जॉइंट जो भी कहते हैं हम लोग, दैट रिमेन्स हेल्दी बिकॉज ऑफ वेरियस मूवमेंट्स। तो ये बहुत जरूरी है। सब आसन जो हम लोग करते हैं विच रिवॉल्व अराउंड आवर वर्टिब्रल कॉलम। से अगेन आवाज सेंट्रल, येतोय का? आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ बरोबर आ रहा है आवाज। यस सर आ रहा है। Somebody has मेरे problem. इधर भी। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये फिर से एक बार डायग्राम हाँ, है। हाँ ना। ऊपर ब्रेन, और नीचे से वो निकली है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो एक दूसरे के ऊपर जो रखे हैं दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। अगेन यू कैन सी दिस वर्टिब्रल कॉलम। हम लोग बोलते हैं सीधा बैठो, वी आर नेवर सीधा, इट इज ऑलवेज कर्व्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमेशा उसको कर्वेचर है। वाई? टू एब्सॉर्ब शॉक्स। अगर ये सीधे का सीधा रहता था तो शायद हम लोग 2-4 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे, बिकॉज इसके ऊपर बहुत आघात होता है। इट कैन नॉट बेयर इफ इट इज स्ट्रेट। इसके लिए उसको स्प्रिंग जैसा होना जरूरी है थोड़ा। इसके लिए स्प्रिंग जैसे थोड़ा टेढ़ा होना जरूरी है, दैट वे इट कैन एब्सॉर्ब शॉक्स, सो दैट वी कैन। और ह्यूमन
मतलब इंसान ही एक ऐसा प्राणी है नेचर में जिसकी रीढ़ की हड्डी एट राइट एंगल्स टू द ग्राउंड रहती है। बाकी सब प्राणी है वो उनका रीढ़ की हड्डी जमीन को समांतर रहता है। जैसे डॉग है, कैट है, हाथी है, घोड़ा है, दे आर ऑलवेज देयर स्पाइनल देयर वर्टिब्रल कॉलम इज पैरेलल टू द ग्राउंड। हमारा एट राइट एंगल्स टू द ग्राउंड। हम लोग सीधे दो पैर पे चलते हैं, चार पैरों पे चलने वालों का रीढ़ का हड्डी इट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। इसके लिए उनको कम शॉक लगता है। हम वी हैव टू बेयर लॉट ऑफ लोड ऑन दिस वर्टिब्रल कॉलम। सो अगेन सेम वर्टिब्रल कॉलम है ये। ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नोन, ब्रेन को बोलते हैं, ये उसकी खासियत है। इट्स फुल कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल वी कैनॉट इवन सी, वी कैनॉट इवन एज इट एसेस, मच लेस अंडरस्टैंड। मतलब आज की तारीख में वैद्यक शास्त्र जो है, मेडिकल फील्ड, उसको भी ब्रेन का एक्टिविटी समझा नहीं है ठीक तरह से। अभी उनको ही समझा नहीं तो हमको क्या समझेगा, यू कैन इमेजिन। पूरे डेवलप साइंस को भी अभी तक समझा नहीं है। तो वी आर जस्ट वेरी स्मॉल इन दिस, बहुत बड़ा एक समुद्र है ऐसा समझे। ब्रेन को मतलब तीन भागों में विभक्त किया है ब्रेन को, इवोल्यूशन के हिसाब से। इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति, जो डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद था वो हिसाब से या और कुछ हिसाब से ब्रेन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स, लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स। हमारा जो पार्ट है दैट इज कंसर्न मोर विथ नियोकॉर्टेक्स। आगे देखेंगे क्या है वो। सी, ये जो ब्रेन है हमारा, जो दिमाग का ये चित्र है, देखिए रेप्टिलियन ब्रेन, जो ब्रेन नीचे की तरफ है दैट इज कॉल्ड रेप्टिलियन ब्रेन। इंस्टिंक्चुअल और डायनासोर, मतलब इसमें हमको कुछ करना नहीं है, ये क्रिया है ये सब प्राणियों में चलती रहती है, दैट इज इंस्टिंक्ट। जैसे हार्ट चलना है, सांस चलनी है, हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होना है, दैट इज ऑल टेकन केयर बाय दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन। उससे थोड़ा इमोशंस की जगह आते हैं तो लिम्बिक ब्रेन हो गया, दैट इज अपर पार्ट थोड़ा। और जो ऊपर वाला सबसे पार्ट है बाहर वाला, उसको नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, रैशनल और थिंकिंग ब्रेन। मतलब ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग योग में आ गए, दैट इज बिकॉज आवर नियोकॉर्टेक्स या तो डेवलप थोड़ा हो रहा है या डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमको योग जैसे विषय की, मतलब विषय की ओर हम लोग आकर्षित हो रहे हैं। दैट इज द रीजन कि हमें योग क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज पॉसिबली हमारे ब्रेन में नियोकॉर्टेक्स है। इसके लिए कभी कभी माँ बाप दोनों योग में हैं, फिर भी कभी कभी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो देखते भी नहीं है, वो बोलते क्या पागल जैसा रोज करते रहते हैं। सो ये या और फिर उसके उल्टे भी होता है, माँ बाप को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है योग में, और उनके बच्चे योग में एकदम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर वेरियस फैक्टर्स। उसमें एक नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होना बहुत अहम समझा जाता है। फंक्शंस ऑफ, अभी देखिए रेप्टिलियन ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और बैलेंस। ये जो रेप्टिलियन ब्रेन हो गया नीचे वाला। उसके ऊपर वाला क्या है, लिम्बिक, डील्स विथ इमोशंस एंड मेमोरी। ये थोड़ा ऊपर वाला हो गया इमोशंस एंड मेमोरी, लिम्बिक वाला। और ये सबसे बाहर वाला नियोकॉर्टेक्स है, इन्वॉल्व इन हायर फंक्शंस। तो हायर फंक्शंस हम लोग समझते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, तो समझते हैं मतलब यूजुअली हम लोग समझते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, बिकॉज बाकी एनिमल्स के पास भी बुद्धि रहती है, वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रिट। लेकिन ह्यूमंस में ज्यादा बुद्धि है ऐसा माना जाता है, एंड वो उसका कारण है नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट। जो ब्रेन हमारा सबसे आउटर पार्ट है उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, दैट इज व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टू योग साइंस। अभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन क्या है, सेरिब्रम, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों बाजू में। उसके बाद ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन आएगा, एंड इसके बाद सेरिबेलम। अभी कैसे देखेंगे, यू विल सी हियर। ये देखिए सेरिब्रम, ये फ्रंट साइड है, देखो ये आदमी का चेहरा है, ये तरफ उसका नाक है, तो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यू कैन सी। तो यहाँ पे सेरिब्रम है जिसको मोटा मेंदु या बड़ा मेंदु कहेंगे। ये ब्रेन स्टेम है नीचे की पार्ट में, और सेरिबेलम ये जो है छोटा, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम या छोटा मेंदु। स्पाइनल कॉर्ड निकली है, देखो मैंने बताया था नारियल की जो पूंछ निकलती है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड निकली है, एंड इट विल गो ऑल द वे डाउन इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। ये देखिए लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों, ये
ब्लू कलर दिखाया है और एक रेड कलर दिखाया है। लेफ्ट वाला जो है जो लॉजिकल ब्रेन है, और राइट वाला है वो क्रिएटिव ब्रेन। मतलब राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन में क्रिएटिविटी ज्यादा है और लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा है। पुरुषों में लेफ्ट पार्ट ज्यादा सक्रिय रहता है ऐसा मानते हैं, और औरतों में क्रिएटिविटी ज्यादा है ऐसा मानते हैं। इसके लिए उनमें इमेजिनेशन और ये सब राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोर डेवलप्ड इन वुमेन, ऐसा यूजुअली माना जाता है। या जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, उनका भी राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोर फंक्शनल। और लॉजिकल में मैथमेटिक्स एंड ऑल दो जो सब बोरिंग चीजें हैं, ये सब लेफ्ट पार्ट में आती है। बोरिंग मतलब कैलकुलेशन वाली, ये सब पुरुषों में ज्यादा डेवलप्ड है, लॉजिक एंड फैक्ट्स वाली चीज। सो यू कैन रियलाइज एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब पुरुषों में है, और क्रिएटिविटी ज्यादा राइट साइड में है। ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग ने देखा था कि ब्रेन स्टेम मतलब ये देखिए यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, दिस इज ब्रेन स्टेम, ये पार्ट ये कनेक्ट्स ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट कंट्रोल्स, अभी कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। इसमें बहुत सारे केंद्र है, सेंटर्स, कंट्रोल्स हंगर एंड थर्स्ट, खास भूख लगने का और प्यास लगने का केंद्र यहाँ पे है। बॉडी टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग। ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल, थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन के ऊपर आवरण रहता है, उसको मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस का नाम सुना रहेगा आपने, कभी कभी किसी को बुखार आता है और वो ब्रेन में चला जाता है, और मेनिंजाइटिस कहते हैं उसको। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन का जो कवरिंग रहता है, बाहर का जो आवरण, उसका इन्फ्लेमेशन, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। सो सी यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रेन ये पार्ट है, या दिखाया है अंदर ब्रेन है, और ये देखिए ये बाहर उसके आवरण है मेनिंजेस। ये ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। ये सबसे बाहर वाला है ड्यूरा, बीच वाला अरेक्नॉइड, अंदर वाला पायामेटर। ब्रेन uses more energy than other organs, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ब्रेन को। इसके लिए हम लोग खाली पेट काम नहीं कर सकते, बिकॉज आवर ब्रेन डजंट वर्क, क्योंकि उसको एनर्जी लगती है। 2% ऑफ द बॉडी वेट है, मतलब 70 किलो का आदमी है तो 2% मतलब 1.5 किलो उसका ब्रेन रहेगा लगभग, नॉट मतलब 2% मतलब 1.5 kg के आसपास रहेगा। 2% है फिर भी 20% एनर्जी खाता है वो। मतलब मराठी में बोलते तू दिसतो केवढा काम करतो केवढा, या टाइपचा है वो, कि बहुत छोटा रहता है लेकिन उसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। 20% ऑफ द एनर्जी है, खाली 2% ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन वह टेक्स कंज्यूम्स 20% ऑफ एनर्जी। ब्रेन इज हार्ड एट वर्क इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, सोए भी रहेंगे तो भी ब्रेन का काम चलते ही रहता है। ऑल द सेंटर्स, वेरियस सेंटर्स, डिफरेंट ब्रेन कॉम्पोजिशन इन मेल्स एंड फीमेल्स, यहाँ पे भी है। मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग टाइप का ब्रेन है थोड़ा। ग्रे मैटर पुरुषों में ज्यादा है, फीमेल्स में व्हाइट मैटर ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है कि व्हाइट मैटर संदेश वहन, ये व्हाइट मैटर का काम है। इसके लिए औरतों में संदेश फटाफट पहुंचता है, आंखों से भी पहुंचता है और ऐसे भी पहुंचता है। दैट इज बिकॉज दे आर मोर पावरफुल इन व्हाइट मैटर। सो इसके लिए उनको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं लगती, जस्ट दे कैन जस्ट लुक हियर एंड देयर एंड द मैसेज इज गॉन। सो वो हिसाब से। और पुरुषों में ग्रे मैटर, सो वो ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, वो अलग है। सो ह्यूमंस हैव मिरर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेजियस थिंग्स लाइक यॉर्निंग। इसके लिए मैंने बोला था कि आप यॉर्निंग मतलब जुम्बाई देते हैं तो एक को देख के दूसरे को शुरू होता है, क्योंकि उसमें हमारे शरीर में मिरर न्यूरॉन्स रहते हैं। मिरर न्यूरॉन्स मतलब आईना। इसके लिए हम लोग जब भी कभी बड़े हॉल में प्रेजेंटेशन करेंगे, सामने वाले ने जम्बाई देना चालू किया तो शायद स्पीकर को भी नींद आ सकती है, क्योंकि वो सामने देखेगा अरे ये तो सो रहा है। तो वो हिसाब से ऑनलाइन का एक बेनिफिट है, कैमरे ऑन ऑफ रखते हैं तो सोएंगे जागे है वी डोंट नो, जम्बाई दे रहे हैं कि खाना खा रहे हैं वी नेवर नो। तो वो एक इसका एडवांटेज है मिरर न्यूरॉन। वी कैन मतलब यॉर्निंग के लिए सर ने वो इंस्ट्रक्शन दिया है, सभी ने वीडियो ओपन करना है। यॉर्निंग करेंगे तो समझे सबको शुरू हो जाएगा, सोने का मूड हो जाएगा। ठीक है। ग्रे मैटर रेफर्स टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ग्रे मैटर है, जाने तो इसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। प्रेजेंट इन ब्रेन ग्रे मैटर। फंक्शंस ऑफ ग्रे मैटर क्या है? मस्कुलर एंड सेंसरी एक्टिविटी, मैंने बताया कि पुरुषों में ज्यादा विकसित है
ग्रे मैटर नेचुरली, क्योंकि मस्कुलर और सेंसरी एक्टिविटी उनमें ज्यादा करनी है, अटेंशन, मेमोरी, थॉट, ये सब उनमें करना है। एंड सेरिबेलम इसेंशियल फॉर मोटर कंट्रोल। और व्हाइट मैटर का काम क्या है देखो, फॉर्म्स द डीप पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, areas of CNS mainly made up of myelinated axons, lipid layer. Functions of white matter क्या है? Letting the signal within travel far faster, essential to normal motor and sensory function. मतलब सिग्नल को बहुत जल्दी फॉरवर्ड करना, रिसीव करना और फॉरवर्ड करना, ये सब व्हाइट मैटर का काम है। जो लेडीज में ज्यादा एक्सपर्ट है उनमें सिग्नल रिसीविंग एंड सेंडिंग फॉरवर्ड। सो स्टडी एट अ जर्मन सेंटर, जर्मनी में किधर तो एक रिसर्च हुआ है, उसमें बताया था कि पीपल हु एक्टिवली टूक पार्ट इन कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, चलना, दौड़ना, हाइकिंग, बाइकिंग, शोड इम्प्रूव्ड ब्रेन हेल्थ। अभी यही हम लोग थोड़ा इसको एक्सटेंड करके इसमें योग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो योग साधना भी अगर करेंगे तो ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो थेरेपी पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसर्च। जिधर भी हुआ है उन्होंने शायद योग इसमें विचार नहीं किया था, बिकॉज दे हैड सम डिफरेंट आइडियाज। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज मतलब किसी बीमारी में ये सेंटर काम करता है, बीमार व्यक्तियों के लिए, वहां पे रिसर्च हुआ था। तो उन्होंने देखा है कि ऐसी एक्टिविटी करेंगे ब्रेन का तो देयर ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव्स। So naturally it applies to yoga also. So improved brain health, then particularly when it came to brain volume and gray matter. So another finding क्या है, high alcohol consumption has been correlated with significant reductions in gray matter volume. इसके लिए जो लोग अल्कोहलिक है, एक बार पिया, दो बार पिया तो ज्यादा कुछ उनको नुकसान नहीं करेगा शायद, लेकिन अगर वो हैबिचुअल हो जाते हैं तो उनमें ब्रेन मैटर मतलब ब्रेन उनका कमजोर होते जाता है। That is why alcoholics start losing control over their own life and other things also, because उनका ब्रेन का विनाशी होते रहता है। इसके लिए आयुर्वेद में एक्चुअली अल्कोहल को अन्न के समान माना है, एज गुड एज फूड। योग्य मात्रा में सेवन करेंगे अल्कोहल तो अन्न के जैसा फायदा करती है। लेकिन बाद में बताया है कि अल्कोहल कैसी भी होने दो वो हमारे अस्तित्व को हमें भुला देती है, मतलब इट फोर्सेस अस फॉरगेट आवर एग्जिस्टेंस। इसके लिए उसको त्याज्य माना है। मतलब अल्कोहल इज ऑलवेज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। वो अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए हाई अल्कोहल कंजम्पशन से ब्रेन का नुकसान ही होता है। इनिशियल स्टेज में फायदा होता है, वो एपेटाइजर है, कुछ लोगों को भूख अच्छी लगने लगती है, फिर यूरिन फॉर्मेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, चेहरा एकदम चमकने लगता है, बिकॉज स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। इसके लिए अल्कोहलिक लोगों को शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बट दे आर गोइंग डाउन। किसी व्हीकल में बैठे हैं और उनके व्हीकल का ब्रेक फेल हो गया है, ऐसा वो धीरे धीरे अल्कोहल अपने शरीर का नाश कर देती है। इसके लिए वो हिसाब से देखेंगे तो अल्कोहल इज गोइंग टू स्पॉइल आवर लाइफ। सो क्योंकि वो ब्रेन का ही विनाश करती है। अभी नियोकॉर्टेक्स मैंने बताया था जिसकी वजह से हम लोग योग में आए हैं, ऐसा हम लोग मतलब शायद जिसकी वजह से सेट ऑफ लेयर्स ऑफ मैमिलियन सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व इन हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शंस। अभी योग लोअर ऑर्डर तो पक्का नहीं है, योग इज डेफिनेटली हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शन है। तो उसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो शायद हमारा नियोकॉर्टेक्स मतलब शायद डेवलप हो रहा है या सोच रहा है डेवलप होने का। इसके लिए हम लोग ये फील्ड की ओर आ गए हैं। So 90% of the cerebral cortex is neocortex. 76% of the entire brain is neocortex. So ये देखिए neocortex कौन सा, ये जो ब्लू पार्ट बताया है, ब्लू पार्ट that is neocortex. अभी neocortex का फंक्शन क्या क्या है, कॉग्निशन, लैंग्वेज, सेंसरी परसेप्शन, स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल रीजनिंग मतलब स्पेस का अवेयरनेस। स्पेस का अवेयरनेस हम लोग आसन में देखते हैं, बहुत से टाइप के रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जैसे साइक्लिक मेडिटेशन है या MSRT है, जो भी कुछ टेक्निक्स है उसमें हम लोग स्पेस का अवेयरनेस फील करवाते हैं साधक को। दैट इज ऑल फंक्शन ऑफ नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स का फंक्शन है हायर फंक्शंस, सेंसरी परसेप्शन, कॉग्निशन मतलब समझना,
जनरेशन ऑफ मोटर कमांड, स्पेशल रीजनिंग मतलब स्पेस के बारे में जानकारी, और लैंग्वेज भाषा, ये सब नियोकॉर्टेक्स का फंक्शन है। पंचकोश ये अभी बाद में देखेंगे, अभी इसमें इतना अन्नमय कोश देखिए, फिजिकल बॉडी, प्राणमय हमें सब मालूम है, ये वाइटल लाइफ फोर्स, मनोमय रिलेटेड टू माइंड, विज्ञानमय इंटेलेक्ट, और आनंदमय ब्लिस। ब्रेन फंक्शंस, फ्रंटल लोब ये फ्रंट वाला जो है उसका काम क्या है, इंटेलिजेंस, जजमेंट, बिहेवियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड एनीवेयर, सो विल स्किप दिस ब्रेन फंक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा सकते, इतना डिटेल में जरूरी शायद है, नहीं भी है हमको। सो हाइपोथैलेमस पे आएंगे। हम लोग ने देखा रहेगा हाइपोथैलेमस योग में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना गया है। एचपीओ एक्सिस आपने नाम सुना रहेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ऑर्गन। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस देखिए ये जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। होता क्या है, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो हिसाब से हमारा ब्रेन सबका एनालिसिस करके जो भी कुछ सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस को मिल जाता है। वो हिसाब से हाइपोथैलेमस विल ऑर्डर अदर ग्लैंड्स टू फंक्शन। मतलब यहाँ तक कि लेडीज में जो मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है वो भी डिपेंड्स ऑन दिस एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और आगे ऑर्गन जो टारगेट ऑर्गन है उसका एक्सिस। द हाइपोथैलेमस विल सिग्नल अदर ग्लैंड्स एंड दे विल फॉलो इट्स कमांड्स। सो हाइपोथैलेमस एक तरह से देखेंगे तो इट गिव्स कमांड्स, इट गिव्स ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द संस्कार। हाइपोथैलेमस लिंक बिटवीन एनएस मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मेन फंक्शन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। हम लोग ने देखा था होम्योस्टेसिस, एनीवन नोज? एक शब्द में होम्योस्टेसिस का पर्यायी शब्द किसी को मालूम है? सर संतुलन। परफेक्ट, ये संतुलन, बरोबर। संतुलन मतलब बैलेंस। अभी बैलेंस किसका है, तो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, सबका जो बैलेंस है दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो मैंने उस दिन भी बताया था होम्योस्टेसिस कैसे काम करेगा, कि हम लोग अभी यहाँ पे मतलब राजस्थान के अभी रेगिस्तान में चले गए, वहाँ पे 45 डिग्रीज है, तो आवर बॉडी विल अकॉर्डिंगली गिव सिग्नल्स, आवर ब्रेन विल गिव सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो हिसाब से हमारे ब्लड वेसल्स है वो एक्सपांड हो जाएगी, थोड़ा हीट बाहर निकलेगा, एंड आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन। वो इसके अपोजिट अगर कश्मीर में चले गए, वहाँ पे -10 डिग्री है, बॉडी विल गेट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, वो हिसाब से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएगी, एनर्जी, द हीट विल बी मेंटेन्ड, इट विल बी सेव्ड इन द बॉडी। वो हिसाब से दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। वो सब फंक्शन हमारे बिना जानकारी होते रहता है, दैट इज ऑल इनवॉलंटरी। हाइपोथैलेमस कंट्रोल क्या क्या है, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग, थर्स्ट मतलब प्यास लगना, ये भी उसका ही काम है, फटीग, स्लीप एंड सिरकैडियन रिदम। सिरकैडियन रिदम ये बॉडी साइकिल कह सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू नेचर, सिरकैडियन रिदम्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हमें इसमें जानना जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो थेरेपी में हमें बहुत सारा पूछा जा सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन वगैरह वी में बी आस्क्ड। तो ग्रोथ, ब्लड प्रेशर, एनर्जी मैनेजमेंट, ऑल फंक्शंस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स एंड थायराइड ग्लैंड एंड मेटाबॉलिज्म, ये सब पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। इसके लिए पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ये पूरा अपना शरीर का जो ऑर्केस्ट्रा है एंडोक्राइन का, उसका मास्टर ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी। ठीक है, सो दिस इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी इसके अंदर आता है पिट्यूटरी के कंट्रोल में। वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड पेन रिलीफ, ये हम लोग ने उस दिन देखा था एंडोक्राइन में। तो उसमें जो एंडोक्राइन हार्मोन्स का आप फंक्शन अगर ध्यान में जब भी रखते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द उसका व्याप्ति कितना है वो समझ सकते हैं, हार्मोन का फंक्शन अगर मालूम है तो। पीनियल ग्लैंड देखिए, ये बड़ा येलो कलर का बीच में दिख रहा है, उसके नीचे पीनियल ग्लैंड लाल कलर का, देखो दिस वन स्मॉल, ये थैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है। थैलेमस के लिए जो नीचे आएगा वो हाइपोथैलेमस रहेगा, इसके लिए उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। एंड दिस इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन आज की पहले कुछ सालों पहले वैद्यक शास्त्र शायद ये मानता था कि पीनियल ग्लैंड इज यूजलेस टू द बॉडी, मतलब उसका कुछ काम नहीं है।
लेकिन कुछ सालों में इसका महत्व बहुत समझा जा रहा है और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। योग में इसका बहुत अच्छा संबंध पाया गया है। योगाभ्यास करते हैं तो पीनियल ग्लैंड का फंक्शन बहुत जरूरी है। इसका फंक्शन रात के अंधेरे में, मतलब जब हम लोग पूरे लाइट ऑफ करते हैं तभी इसका फंक्शन चालू होता है। इसके लिए रात को टाइम पे सोना बहुत जरूरी है टू हैव नॉर्मल फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। हम लोग कभी भी सोते हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो पीनियल ग्लैंड का फंक्शन विल बी डिस्टर्ब। वो हिसाब से उसका जो कार्य है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। सो अभी क्या है, ऑनलाइन है तो सब कभी भी काम कर रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। सो रात का मतलब अंधेरा होना बहुत जरूरी है फॉर स्टिमुलेशन ऑफ दिस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। रेगुलेट सम हार्मोन्स, मेलाटोनिन उससे एक हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन रेगुलेट्स स्लीप पैटर्न्स। और निद्रा बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। पॉसिबली सर जो So मेटाफिजिकल कनेक्शन। melatonin, dopamine, serotonin, endorphin, all the secretion is in pineal gland. नहीं, ये सिर्फ मेलाटोनिन का है। Only melatonin. ओनली मेलाटोनिन, यस। Okay. Then the other hormones secrete. अदर हार्मोन्स अलग अलग उनकी जगह है, कहाँ पे वो सीक्रेट हो जाएंगे। दे आर सीक्रेट, दे आर ऑल यू नेम। आपने जो नाम लिया वो सबको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हाँ, या happy good hormones, happy गुड hormones. हार्मोन, वो उसके ऊपर भी हम हैप्पी हार्मोन्स करके भी कुछ हमें, वी मे बी आज समथिंग कि लिस्ट देंगे कि ये दीज आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। उसमें से 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ही रहेगा हैप्पी हार्मोन वाला, ऐसा हो सकता है। सो थैलेमस, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन, लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, अभी लिम्बिक सिस्टम देखेंगे। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। हमारे जो मानसिक ताण तनाव, भाव भावना है, उसका कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम करती है। स्ट्रक्चर्स इन ब्रेन डीलिंग विद इमोशंस एंड मेमोरी, so these two functions are carried out by limbic system. Regulates ANS, that is autonomous nervous system, or endocrine function in response to emotional stimuli. तो मैंने बताया था कि रेप्टिलियन ब्रेन मतलब हार्ट फंक्शन, सांस लेना छोड़ना, ये सब एनिमल्स में चालू रहता है, वैसे हमारे में भी चालू रहता है। थोड़ा हायर फंक्शन जो है दैट इज कॉल्ड इमोशन, वो इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस लिम्बिक सिस्टम, ऑल्सो इन्वॉल्व इन रीइंफोर्सिंग बिहेवियर। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लिम्बिक सिस्टम के 4 मेन भाग हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। ये सब नाम देख के आपको पहले ही से ही नींद में लग रहे, तो ये तो पक्का सो ही जाएंगे लगता है। ये अगर चारों पार्ट हम लोग लिखना चालू करते We तो are very interested in हम लोग को डेफिनेटली गो टू स्लीप, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वी नीड नॉट गो मच इनटू दैट, जस्ट थोड़ा ऊपर ऊपर का देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस देखिए कहाँ पे, दिस इज हाइपोथैलेमस। एमिगडाला कहाँ पे, दिस इज एमिगडाला। देन हिप्पोकैम्पस, ये नेम किसने रखे मालूम नहीं है, नाम ये बहुत जबरदस्त नाम है, उसने भी रखे हैं, उसने बहुत। नहीं, अभी क्या है कि जिसने निकाला होगा ढूंढ के उसका नाम, अभी संजय सर ने निकाला होता तो संजय नहीं ऐसा नहीं है, कैंपस वो हिसाब ऐसा से नहीं होगा। है, वो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे है, इसके लिए हाइपो हो गया। हाँ, सो दैट वे दिस इज हाइपोथैलेमस। ये लिम्बिक सिस्टम देखिए, यहाँ पे चारों ऑर्गन दिखाए है। थैलेमस ये ग्रीन वाला हो गया, उसके नीचे जो पार्ट है उसको हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपो है, हाइपो मीन्स नीचे, किसके नीचे, तो थैलेमस के नीचे है, इसके लिए हाइपोथैलेमस। सो एमिगडाला, देन हिप्पोकैम्पस। मेमोरी कन्वर्जन ये इसका काम है हिप्पोकैम्पस का, और एमिगडाला का काम है इमोशंस। ये लेडीज में बहुत पावरफुल पाया जाता है ये सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फैक्ट्स, नॉट जोर से हंस रहे एक हैं। उदाहरण दो ना, क्यों? ऐसे साइंस का मानना है, दिस इज नॉट माय से। मैं बताऊं क्या उदाहरण? हाँ बोलो ना। 10 साल पहले वो फंक्शन में पीली कलर की साड़ी पहनी थी और उसके कान में वो बड़ी बाली थी, और वो बाली जो थी वो लाल कलर की थी। वो 10 साल के बाद भी याद रहती है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और हमें कल क्या खाया है याद नहीं रहता है, और ये इतना पुराना 10 साल वाली बात याद रहती है, ऐसे। ओके, सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ फंक्शंस। लिम्बिक क्या क्या है, इमोशन, बिहेवियर, मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड ऑल्फैक्शन। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इसका काम है लिम्बिक सिस्टम का। सो बहुत पुरानी बातें याद रखना, या घर में जो भी चीज है वो कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये भी याद रखना, दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम है ये। सो ऑल दिस थिंग्स आर द फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम।
सो ऑपरेट्स बाय इन्फ्लुएंसिंग एंडोक्राइन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट ये देखेंगे नर्व सेल। हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था नर्व सेल क्या है। मोर देन 100 बिलियन, 100 बिलियन मतलब अभी 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हो गया, 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़ हो गया, और 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ हो गया। 10,000 करोड़ सेल्स हमारे ब्रेन में है। यू कैन इमेजिन 13.5 मिलियन इन द स्पाइनल कॉर्ड, 1.3 मतलब 1,35,00,000 में 1,35,00,000 इन स्पाइनल कॉर्ड। मोर नर्व सेल्स इन द ह्यूमन ब्रेन देन स्टार्स इन द मिल्की वे। आसमान में हम लोग जो तारे देखते हैं वो तारों की संख्या से भी ज्यादा ब्रेन सेल्स हमारे ब्रेन में है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, तो अभी कौन समझेगा, कैसे समझेगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि 10,000 करोड़ सेल्स एक दूसरे को जोड़ेंगे, कौन सा सिग्नल कहाँ से आता है और किधर जाता है, ये मतलब हाँ, सुपर कंप्यूटर इसके शायद पॉइंट नॉट नॉट आई डोंट नो कितने कम कैपेसिटी का रहेगा, ये तो इतना सुपर कंप्यूटर हमारे ब्रेन में है। सो न्यूरॉन्स कांट डिवाइड और रिप्लेस देमसेल्व्स, दैट इज नर्व डैमेज इज ऑफन परमानेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने पैरालिसिस का नाम सुना रहेगा, किसी को पैरालिसिस हो जाता है। व्हाट इज पैरालिसिस? तो पैरालिसिस मतलब ब्रेन का कुछ पार्ट में हिमोरेज हो जाता है। व्हाट इज हिमोरेज? हिमोरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्रेन में अगर किसी पार्ट में ब्लीडिंग हो गया, तो ब्लीडिंग की वजह से वहां का जो नर्व सेल है वो काम करना बंद करती है। दैट नर्व सेल बिकम्स डेड। और अगर वो डेड हो जाता है तो वो उसका जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है। इसके लिए उसका जो फंक्शन वो जहाँ पे भी सप्लाई करती रहेगी शरीर में, दैट ऑर्गन स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो किसी को राइट साइड में अगर ब्लड ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसका शरीर का लेफ्ट पार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग, क्योंकि हमारा राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट, और लेफ्ट पार्ट कंट्रोल्स राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम हमें जैसे कुछ खरोच आती है या कुछ लगता है, तो वहां पे स्किन हील हो जाती है, बिकॉज वी हैव रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स। लेकिन न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते, देर इज नो रीजनरेशन। मतलब एक बार वंस द सेल इज डेड, इट इज ऑलवेज डेड। इसके लिए उनको मतलब पुनरुत्पादन जो कहते हैं वो उनमें नहीं होता है। दैट्स व्हाई पैरालिसिस इज ऑलवेज परमानेंट ऑलमोस्ट। इफ यू लाइंड अप ऑल द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, इट वुड बी अराउंड 9 से 65 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब एक दूसरे के सामने वो सेल रखेंगे न्यूरॉन्स, तो 965 किलोमीटर लंबा रास्ता हो जाएगा वो। और हमारे कितना इतने से मतलब 4 इंच जगह पे इसने नेचर ने रख दिया है सब 965 किलोमीटर वाली चीज। सो पैकेजिंग और अच्छा पैकेजिंग क्या हो सकता है? देयर कैन नॉट बी एनी अदर फैसिनेटिंग पैकेजिंग। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल, ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए उसका मेन बॉडी है ये नर्व सेल का, और ये उसकी पूंछ है। होता क्या है, ये जो उसके ब्रांचेस दिख रहे हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू अदर सेल्स। दीज आर ऑल कनेक्टेड टू अदर सेल्स। सो उनके यहाँ से सिग्नल ये सेल में आ गया, ये सिग्नल से विल ट्रैवल अलोंग दिस टेल या पूंछ, उसके ऊपर से सिग्नल आगे गया, इट विल गो टू अदर टर्मिनल, और वहां से आगे बढ़ते जाएगा। दिस वे द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड। नर्व, अभी इसमें क्या क्या है देखिए। नर्व में न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप जानते हैं, साइंस पढ़े हैं, तो हर सेल में न्यूक्लियस रहता है। बहुत से, हर मतलब ह्यूमन सेल में तो न्यूक्लियस रहता है एक्सेप्ट आरबीसी, तो ये न्यूक्लियस रहता है। देन नोड ऑफ रैनवियर वगैरह ये सब है, और इतना ही डिटेल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। नर्व एनक्लोज बंडल्स ऑफ द लॉन्ग फाइबर्स और एक्सन्स। नर्व्स क्या है? लॉन्ग बंडल से एक्सन्स के, ये एक्सन है। सो दीज आर ऑल द माइलिन शीथ है, मतलब कवर्ड है। माइलिन मतलब फैटी लेयर है उसके ऊपर। उसके वजह से वो फैटी लेयर क्यों है, क्या है, बहुत साइंटिफिक है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, नॉट नेसेसरी। डेंड्राइट्स मतलब उसकी जो एक्सटेंशन है, और वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन मिलता है। हम लोग जो आसन के बाद बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो गया। व्हाट इज दैट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन? क्यों? नर्व और मसल, उसका जो जॉइंट है, जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहां पे सिग्नल इंप्रूवमेंट होता है विद रेगुलर आसन प्रैक्टिस। दैट इज द बेनिफिट ऑफ आसन। आसन हो या शवासन हो, योग निद्रा हो, बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। एक्सन मतलब लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन, इसमें भी बहुत ज्यादा, इसमें आई डोंट थिंक। साइनेप्स है, जो जिसको ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोनल जंक्शन।
इसी को मतलब न्यूरोनल जंक्शन मतलब दो नर्व जब भी एक दूसरे को मिलती है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स, या फिर एक नर्व और दूसरी सेल मिलते हैं दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। सो दीज आर कॉल्ड, या एक नर्व और कोई ग्लैंड मिलती है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो उसे भी कहेंगे साइनैप्स। साइनैप्स मतलब एक जंक्शन ही है, तो वो हिसाब से। एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ये, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक सेल के ऊपर लिखने जाएंगे तो 10,000 पेजेस का बुक भी कम पड़ेगा, इतना इनका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सो वी नीड नॉट गो इनटू दैट, हमें जब बेसिक थिंग्स मालूम होनी चाहिए। साइनैप्स क्या है? परमिट्स नर्व सेल टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन। एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पास हो जाएगा, और टू द टारगेट इफेक्टर सेल। ये अगेन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, सिग्नल कैसे आगे बढ़ता है। नोन टू प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, इसमें भी ये फंक्शन का काम करता है। अब ये कैसे सिग्नल आगे जाता है? या तो केमिकल या तो इलेक्ट्रिकल, दो तरह से ही सिग्नल का वहन होता है हमारे बॉडी में। केमिकल्स मतलब हर टाइप के न्यूरो, अभी डोपामिन एक, अभी विजय सर ने नाम लिया था डोपामिन करके, हैप्पी हार्मोन है, दैट इज वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। दो केमिकल है, केमिकल सिग्नल मतलब केमिकल प्रोसेस में ये काम करता है, हैप्पी हार्मोन। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि किसी को एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल रिलीज हो गया, न्यूरो रिलीज हो गया जो फ्रेंडली है। किसी को स्विमिंग करने के बाद अच्छा लगता है, किसी को गाना गाने के बाद अच्छा लगता है, किसी को खाना खाने के बाद अच्छा लगता है, या किसी को अल्कोहल के बाद अच्छा लगता है, किसी को योगाभ्यास करने से अच्छा लगता है। हर एक पे डिपेंड करता है। हर टाइम न्यूरो रिलीज होगा, दैट फ्रेंडली हार्मोन विल बी रिलीज। किसी को दौड़ के आने से मतलब जॉगिंग करेंगे तो उनको अच्छा लगता है। हम लोग बोलेंगे जरा आराम करो, तो आराम करना उनके लिए बहुत मतलब तकलीफ वाली चीज है। वो खुद को मतलब दे विल रन अराउंड 5-6 किलोमीटर, बाद में उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सब करने के बाद उनके शरीर में ये रिलीज हो जाएगा फ्रेंडली हार्मोन। फ्रेंडली हार्मोन रिलीज होने के हर लोगों में हर एक टाइप के कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को क्लासिकल गाना सुनते हैं तो अच्छा लगता है, या फिल्म का गाना सुनते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, पिक्चर देखेंगे तो अच्छा लगता है, कैडबरी चॉकलेट खाएंगे तो अच्छा लगता है, किसी ने पार्टी दिया तो अच्छा लगता है, कभी पार्टी लिया तो भी अच्छा लगता है, तो ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। तो केमिकल साइनैप्स है, तो ये सब उनमें न्यूरो है, वो रिलीज होते हैं हर टाइम। सो वी फील अकॉर्डिंगली रिलीव। तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स भी है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जाता है। बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत ज्यादा ये सब इन्वॉल्व भी है। केमिकल सिग्नलिंग इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बहुत ज्यादा वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। थेरेपी के हिसाब से भी इतना हमें ज्यादा जरूरी नहीं है। विथ एज ब्रेन श्रिंक्स बाय अबाउट 1 to 2 grams एवरी ईयर ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स। इसके लिए बुढ़ापे में सोच कम हो जाती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, दैट इज अ रियलिटी। क्योंकि उनमें ब्रेन की साइज ही कम हो जाती है। फिर ब्रेन की साइज ही कम हो गई तो नेचुरली दे आर गोइंग टू बिहेव इन अ डिफरेंट, क्योंकि उनकी नॉर्मल बिहेवियर तो रहेगी नहीं। दे विल बिहेव, हम लोग बोलते हैं कि बहुत बूढ़े लोग बच्चे जैसे होते हैं, तो रियली दे आर बच्चा, बिकॉज उनका ब्रेन भी लगभग बच्चे के साइज का आना शुरू हो जाता है एवरी ईयर बाय अबाउट 1 to 2 grams। इमेजिन करना, हर साल इतने ब्रेन कम हो जाता है। सर सॉरी, ब्रेन का आपने वेट कितना बताया था फिर? 2% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब 70 किलो का आदमी है तो 1 किलो 400 ग्राम। 40, हाँ 400। 400 ग्राम, उसमें से 1-2 ग्राम मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ लेकिन हाँ। ब्रेन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया वो। राइट सर। क्योंकि 1 ग्राम में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स रहेगी, क्योंकि बहुत छोटी सेल रहती है, और उनको मतलब दे आर इन वेरी बिग नंबर्स। जैसे बताया ना, 10,000 करोड़ सेल ब्रेन में है। 10,000 करोड़, अभी उस 1 किलो 400 ग्राम में 10,000 करोड़ है, तो 2 ग्राम में कितनी रहेगी? यू कैन काउंट। वो हिसाब से हर साल उतना ब्रेन कम हो जाएगा, एंड वी विल हैव ब्रेन लॉस अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए एज के हिसाब से उतना ब्रेन लॉस होते रहता है। सर हाँ, ब्रेन यस, सर कैन आई आस्क ऑलवेज यस। सर ब्रेन केव्हापासून म्हणजे कुठल्या वयापासून श्रिंक व्हायला लागतं? ते त्यांनी नाही दिलेलं, पण त्याच्यामुळे माझ्याकडे पण तो रेकॉर्ड नाहीये. पण समजा आपण जरी म्हटलं की वयाच्या 15-20व्या वर्षापासून श्रिंक व्हायला लागतो,
तरी 80 वर्षाचा ज्यावेळी मनुष्य होईल त्यावेळी 20 ते 60, 20 ते 80 म्हणजे 60 वर्ष झाली. 60 वर्ष म्हणजे दरवर्षी 2 ग्रॅम, म्हणजे 80 वर्षापर्यंत 120 ग्राम उसका कम हो जाएगा लगभग. क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट जब तक होगी उसके बाद ही उसका श्रिंकेज चालू हो जाएगा. सो वी काउंट कि लगभग समझ लो 15-20 साल के बाद उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी होगी. तो बाद में अगर श्रिंकिंग होना शुरू होता है तो उसके बाद 20 साल के बाद वो 80 साल तक जीता है तो 60 साल में हर साल 2 ग्राम, सो 120 grams by the time he is 80 years old. तुम्ही काय करू So that meditation helps, no, in changing the नहीं, structure of बहुत the बार brain. ये इरिवर्सिबल है थोड़ा, लेकिन स्लो डाउन तो कर सकते हैं. No, the meditation I'm saying. हाँ, मेडिटेशन से ही. Say, हाँ, okay, so can you change the structure of the brain? meditation, आसन, प्राणायाम. इसका फायदा तो जरूर होगा. These instruments are break down the gati or the break down the speed of that aging process. It will become, but it will extend. We can say like this. It will be happen, but we have to. It can be by meditation, by pranayam. You can extend, or the process of the aging process will be reduced. योगाभ्यास से हम लोग जो हमारे पास जो भी कुछ संपत्ति है उसका ठीक से विनियोग करना सीखते हैं विद रेगुलर योगा प्रैक्टिस. जैसे प्राणायाम बोलते हैं कि हम लोग हमारी सांस मतलब जितना भी ब्रीदिंग है वो लेके आए हैं, वो जब भी खत्म होगी दैट टाइम वी हैव टू गो. ओके, तो अगर प्राणायाम करते हैं तो हम हमारा ब्रीदिंग प्रोलॉन्ग करते हैं. तो प्रोलॉन्ग करते हैं तो मतलब समझ लो मिनट में अगर हम लोग 20 बार सांस ले रहे हैं 20 टाइम्स पर मिनट, और अगर योगा प्रैक्टिस से हम लोग 15 पे आ गए तो 5 का हमारा गेन हो गया. तो 5 ब्रीदिंग हमारे पर मिनट बढ़ गए. 5 ब्रीदिंग पर मिनट बढ़ गए. ऐसे पूरे दिन के काउंट करो, पूरे बाकी काउंट करो, तो वो हिसाब से उतना हमारी लाइफ बढ़ गई. टेक्निकली लाइफ बढ़ नहीं गई है, टेक्निकली आवर ब्रीदिंग हैज स्लोड डाउन. इसके लिए हमको एडिशन मिल गया. तो वो हिसाब से अगर समझ लो 1-2 ग्राम कम होता है तो शायद योगा प्रैक्टिस से हर साल होने की बजाय हर 2 साल हो जाएगा. Okay. दैट मे बी द बेनिफिट. लेकिन होगा जरूर, बिकॉज इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. Okay. तो बायोलॉजिकल No, I've only प्रोसेस heard some research was done. It says that when you do, they have actually proved that the structure of the brain itself changes. Is it true? स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन चेंज होना बहुत मुश्किल लगता है. आई हैव नॉट रेड एनीवेयर ऐसा कुछ होता है. आई हैव नॉट, मतलब इतना तो मैंने नहीं पढ़ा है किधर भी. Or maybe the number of neurons would have losing the rate of losing the neurons would have come down. मे बी वो जैसे बताया ना कि आपके पास व्हीकल है, आपके पास गाड़ी है खुद की, और आप बहुत रफली चलाते हैं. इफ यू ड्राइव इट वेरी रूडली, वेरी रफली, तो गाड़ी आपकी 5 साल में भंगार में जाएगी. लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है, बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, हर 6 महीने में उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, हवा चेक करते हैं, पेट्रोल ठीक से भरते हैं, बाकी इंजन का मेंटेनेंस ये सब करते हैं, तो वही व्हीकल 5 साल की बजाय 20 साल, 30 साल, 40 साल भी टिकेगा. सिमिलरली आवर बॉडी इज अ व्हीकल. वो हिसाब से हम लोग उसकी जितनी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे वैसे वो हिसाब से उसका लाइफ बढ़ेगा. दैट इज अ सिंपल लॉजिक. दैट इज व्हाट आई मेक आउट. Yes, thank you. मुझे ऐसा लगता है, शायद आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये व्हीकल है तो वो व्हीकल के जैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, दैट अकॉर्डिंगली इट विल गिव अस सर्विस. Okay. Yes, thank you. तो देखिए साइनस 100 ट्रिलियन. अभी जो मैथमेटिक्स में कोई एक्सपर्ट रहेगा तो काउंट करो 100 ट्रिलियन मतलब कितना हो गया. 100 बिलियन मैंने बोला था कि 10,000 करोड़. 100 ट्रिलियन तो उससे भी ज्यादा कुछ हो गया. आई डोंट नो कितना हो जाता है. तो इतने सब कनेक्शंस हमारे ब्रेन में है. अभी इतने सब ब्रेन के कनेक्शंस ज्वाइन करने के लिए इतना कंप्यूटर भी नहीं निकला है आज तक. इससे 0.005% भी शायद आज का कंप्यूटर, सबसे टॉप वाला कंप्यूटर शायद काम नहीं करता है. ठीक है, दैट इज नॉट द टॉपिक. तो डिवाइडेड अभी पीएनएस, सोमैटिक पीएनएस पे आएंगे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन का पार्ट देख लिया. अभी पीएनएस पे आएंगे, सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में है,
और ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं। सिंपल दो ही चीजें हैं, एक तो नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, जैसे मैं अभी हाथ उंगलियां हिला रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, एंड ऑटोनॉमिक माय हार्ट इज वर्किंग, माय ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन, इससे भी आपका भी सबका हो रहा है, तो वो हिसाब से ऑटोनॉमिक इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। योग के हिसाब से उसे पार्शियल कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जिनका हार्ट रेट ज्यादा है 100 के ऊपर है, उनको अगर रेगुलर योगा प्रैक्टिस देंगे, उनका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करेंगे, तो उनका हार्ट रेट अराउंड 70-80 भी आ सकता है विद रेगुलर योगा प्रैक्टिस। सो एंटरी के तीसरा पार्ट हो गया कंट्रोल्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, पचन। सोमेटिक देखिए क्या है, एसोसिएटेड विद वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स वाया स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब हमारा जो स्केलेटन है, हड्डियां जो है, उसके ऊपर जो मसल्स है उसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो उनका जो कंट्रोल है दैट इज ऑल अंडर सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक ओके, इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एफरेंट मतलब हम लोग जो सेंसरी मतलब जो सेंस करते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंस करेंगे, ठंड सेंस करेंगे, दैट इज एफरेंट, और उसको सिग्नल जो देते हैं वो हिसाब से दैट इज कॉल्ड इफरेंट नर्व, मोटर नर्व। जैसे किसी गर्म चीज को हमारा हाथ लगता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ एफरेंट नर्व की वजह से हमें उसका समझ में आता है अरे बहुत गर्म चीज है, लंबे रहो। तो लंबे रहने का जो ज्ञान है वो एफरेंट मतलब एफरेंट नर्व की वजह से ब्रेन हमें आज्ञा देता है कि डोंट टच दैट ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी हॉट। सिमिलरली वो हिसाब से काम करता है। टाइप्स ऑफ नर्व्स अभी दो ही टाइप के हैं, एक तो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके आएंगे या ब्रेन की ओर से सिग्नल लेके जाएंगे, दो ही टाइप का है। नर्व्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द सीएनएस और सेंसरी। मैंने बोला था जो सेंस करते हैं वो सेंसरी है, और जो एक्शन करते हैं वो मोटर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। पीएनएस ठीक है, नॉट मच। एएनएस अभी इसमें देखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अभी हम लोग आ गए ऑटोनॉमिक पे, सोमेटिक हो गया, अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मैंने बताया था कि हम लोग योगा अभ्यास शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में सब डायनेमिक क्रिया करते हैं, द डायनेमिक इज गोइंग टू एक्टिवेट सिंपैथेटिक, और उसके बाद हम लोग धीरे से बैठेंगे, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा और एकदम आंखें बंद, फोकस ऑन योर ब्रेथ, सो पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जैसे एग्जाम अपना है 7 बजे समझ लो, तो 6:55 पे हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव है, पसीना आता है, एकदम रेस्टलेस है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो दैट टाइम वी आर नर्वस, दैट इज सिंपैथेटिक। और 7:02 पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हाथ में मिल गया, अभी जो भी कुछ होना है वो हो जाएगा। वो हिसाब से अगर सब कुछ आता रहेगा तो अच्छा है, कुछ नहीं आता है तो भी कुछ कर नहीं सकते, तो वो हिसाब से भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ठंडे दिमाग से काम लो, तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एजिटेटेड। सो वो हिसाब से एक्साइटेड स्टेट इज सिंपैथेटिक, इतना ध्यान में रखना है योग में और थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिलैक्स स्टेट इज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, एएनएस देखिए, वेरी इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, हार्ट रेट, डाइजेशन, ये सब एएनएस से कंट्रोल होता है। पुपिलरी रिस्पांस, यूरिनेशन एंड सेक्सुअल अरोजल, ऑल दिस ये सब हमने देखा था लास्ट टाइम कि हार्ट रेट बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट रेट कम होगा, इससे बढ़ेगा। सो दिस चार्ट, देन सीएसएफ भी इतना जरूरी नहीं जानकारी, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अ क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो रहता है उसके आजू बाजू में ये लिक्विड रहता है, दैट इज कॉल्ड सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द ब्रेन। ब्रेन में ही ये तैयार होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये देखिए अंदर कैसे तैयार होता है, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा ही। सीएसएफ हमारे बॉडी में वो लगभग 125 ml रहेगा एट वन टाइम। इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, अभी देखिए क्या करेगा वो सीएसएफ फंक्शन। ब्रेन मैंने बताया था कि 70 किलो आदमी में लगभग 1 किलो 400 ग्राम 1400 ग्राम का ब्रेन रहेगा, लेकिन वो सीएसएफ में फ्लोट होते रहता है। इसकी वजह से वो हमें 25 ग्राम का ही लगता है, 25-50 ग्राम का, इतना हल्का लगता है, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग इन द
it is suspended in the CSF, so acts as a shock absorber, shock absorption का काम करता है। CSF फंक्शन बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, होम्योस्टेसिस का भी काम करता है। देन माल फंक्शंस, ये तो मेडिकल का टॉपिक हो गया। मेडिकल का मतलब माल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम क्यों होगा, तो जेनेटिक डिफेक्ट्स किसी में है या फिर फिजिकल डैमेज है, जैसे ट्रॉमा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो नेचुरली वो डैमेज होने वाला है, या बायोलॉजिकल एजिंग है जो सब में होता ही है। सो न्यूरोलॉजी डील्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमें मालूम है। सो फेलियर ऑफ नर्व कंडक्शन मोस्ट कॉमन, अभी इसमें क्या है, लुक्स टू प्रिवेंट टू ट्रीट देम, इसमें क्या है फेलियर ऑफ, अभी इसमें रेफरेंस देखेंगे इसका क्या है, माल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम क्यों होगा, मे बी ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब डायबिटिक पेशेंट्स में नर्वस सिस्टम का फंक्शन देखा जाता है, बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, देयर ब्रेन एंड नर्व एंडिंग्स आर वेरी मच अफेक्टेड बिकॉज ऑफ हाई शुगर, उनका कंडक्शन कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका नर्व सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये ब्लड सप्लाई है, ये भी एनाटॉमिकल पार्ट है एक्चुअली, ये मेडिकल पार्ट है ज्यादा करके। सी यहाँ पे जो ब्रेन या हार्ट दिखा है एओर्टा, यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलते हैं एंड दे सप्लाई द होल ब्रेन। सो इसमें भी बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, अगेन यहाँ पे दिखाया है ब्लड सप्लाई। ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है, हम माँ के पेट में रहते हैं तो तीसरे हफ्ते से ही ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इन द थर्ड वीक इटसेल्फ। और लगभग आपने किसी ने पूछा था ना ब्रेन का लॉस कितना हो जाता है, एडोलेसेंस तक ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, एडोलेसेंट की उम्र तक, तो वो हिसाब से उसके बाद ब्रेन का डिजेनरेशन चालू हो जाता है, हर साल 1-2 ग्राम जो मैंने बताया था वो। सो ये ब्रेन का डेवलपमेंट अभी देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट, चाइल्ड्स ब्रेन अमेजिंग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 3, जन्म से लेके 3 साल तक बच्ची का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। स्पीड क्या है, प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 मिलियन कनेक्शंस पर सेकंड, हर सेकंड में 10 लाख से ज्यादा कनेक्शंस न्यूरल के हो जाते हैं बच्चों के दिमाग में। इसके लिए जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा चीज जल्दी ग्रास्प करते हैं, कुछ भी सुनेंगे तो भूलेंगे नहीं, आते जाते समय किसी गाली सुनेंगे तो भी नहीं भूलेंगे, या किसी अच्छा पिक्चर गाना सुनेंगे तो भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज देयर ब्रेन इज वेरी शार्प ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके लिए बोलते हैं ना अच्छे संस्कार की जरूरत है, दैट इज बिकॉज दे लिसन, मतलब उनके दिमाग में उनके संस्कार परमानेंट से हो जाते हैं, लगभग ये उम्र में हो जाते हैं, फ्रॉम बर्थ टू 3 साल के होने तक उनको बहुत अच्छा वातावरण चाहिए, उनके कान पे बहुत अच्छे चीज आनी चाहिए। इसके लिए ये टाइम पे अगर कुछ हम लोग संस्कृत श्लोक या योग का कुछ सूत्र है, श्लोक है, इसका अगर घर में पठन करते हैं तो ये साल के उम्र में ये साल के बच्चे बहुत जल्दी उनका कंठस्थ हो जाता है, उनका पाठांतर बहुत अच्छा हो जाता है, इफ दे लिसन टू दिस थिंग्स एट दिस यंग एज। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं होगा, बट ये उम्र में बहुत ज्यादा शार्प रहते हो। इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड्स रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए आजू बाजू का माहौल बहुत अच्छा होना जरूरी है छोटे बच्चों के लिए। ऑर्गन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसेस, इसमें भी ये स्पेशलाइज्ड सेंस का हमें ज्यादा कुछ अभी तो नहीं देखना है, स्किन एज अ सेंस ऑर्गन, और बाद में देखेंगे कभी तो प्रोप्रियोसेप्शन एंड ऑल सेंसेस, ये 5 है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय हम लोग ने सीखे हैं सांख्य फिलोसॉफी में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द हियरिंग हो गया, स्पर्श टच, शब्द स्पर्श रूप विजन, रस टेस्टिंग और गंध स्मेल। सो पंच ज्ञानेंद्रिय के 5 ये हो गए। सो दीज आर ऑल इंटरनल, ये जो स्पेशलाइज्ड सेंसेस हो गए। सो विल स्टॉप हियर, ये तो नर्वस सिस्टम हो गया है, 5 ऑर्गन्स हो गए। या फिर नाड़ी जस्ट देखेंगे क्या है नर्वस सिस्टम के हिसाब से। नाड़ी को योग में किस रूप से देखा है, नाड़ी का मतलब या तो ट्यूब, पाइप, नर्व, ब्लड वेसल, पल्स, अलग अलग टाइप के मीनिंग है। नाड़ी का मतलब नदी के हिसाब से उसका डेरिवेशन है,
नदी मतलब जो हमेशा बहती रहती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नाड़ी. इट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योगा. षटकर्म हम लोग बोलते हैं नाड़ी शोधन, प्राणायाम और शुद्धि क्रिया से नाड़ी शुद्धि करेंगे वगैरह वगैरह. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नाड़ी कंसेप्ट. षटकर्म, मुद्रा, प्राणायाम, मोक्ष, लिबरेशन. अभी इसमें खाली प्रिंसिपल नाड़ीज देखेंगे, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना. सी इंपॉर्टेंस ऑफ नाड़ीज. योगा हेल्प अनब्लॉक द चैनल्स. तो नाड़ियों को जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है वो कम करने के लिए हम लोग नाड़ी शुद्धि करते हैं. एनर्जी ऑफ कुंडलिनी अनकॉइल्स एंड राइजेस ऑफ द सुषुम्ना फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन. अभी देखिए ईडा, पिंगला और सुषुम्ना. ईडा लेफ्ट में है, जो ईडा है दैट इज ऑल, इट इज गोइंग लाइक दिस. रेड इज पिंगला which is going to the top. ये बीच वाली है वो सुषुम्ना. So that is all moving according along the spinal column या vertebral column. षट चक्र. तो षट चक्र देखेंगे तो हम लोग ने देखे ये जो पीछे वाला जो भाग दिखा है that are supposed to present on the vertebral column. हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर ये चक्रों को माना गया है योगा कंसेप्ट में. कुंडलिनी इज प्लेस्ड एट द बॉटम और यहाँ से वो स्टिमुलेट होके इट विल असेंड द सुषुम्ना. सुषुम्ना में आगे जाती है, ऊपर बढ़ेगी वो. सो फंक्शंस ऑफ नर्व प्लेक्सस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी ज्यादा नहीं है, चाहिए 5 नर्व प्लेक्सस. सो ओके, सो वी कम टू द हरिओम. So we come to the end of this presentation.